नमस्कार वीएलई साथियों, मैं सज्जाद हुसैन सीएससी मुख्यालय उत्तर प्रदेश से आज के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि आज के इस सेशन में हम एनआईएस के बारे में बात करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के बारे में। और इस बारे में विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं तृप्ति मैम सेंट्रल मुख्यालय से। मैम, आज के इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैम, मैं आपको पहले बता दूं कि ये हमारा फेसबुक लाइव एक प्रोग्राम है। हमारे इस फेसबुक पेज से हमारे प्रदेश के लगभग 5,000 से भी ज्यादा लोग ये जुड़े हुए हैं। कुछ वीएलई हमें लाइव इस समय देख भी रहे हैं मैम, वो अपने क्वेश्चन भी रेज करेंगे एनआईएस के बारे में। हम उनके क्वेश्चन को भी इंटरटेन करेंगे। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा मैम, जो वीएलई अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, वो बाद में हमारे फेसबुक पेज को जब विजिट करेंगे तो हमारे इस सेशन में हमारी आपकी बातचीत को जो एनआईएस के बारे में होगी उसको आकर सुन सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं कि हमने इस सब्जेक्ट पर क्या डिटेल में चर्चा की है। तो मैम, मैं आपको माइक हैंड ओवर करता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग हम सीएससी के थ्रू कैसे करते हैं, हमारा वीएलई इसके लिए आप अपना इनकम सोर्स कैसे बना सकता है, इसके बारे में डिटेल आप चर्चा करेंगे। मैम, अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देना होगा मैम तो वहां पर ऑप्शन है, हम उसको स्लाइड भी प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू मैम, और माइक ओवर टू यू मैम। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे सजाद ने आपको बताया हुआ है कि आज का ये सेशन एनआईएस के लिए रखा हुआ है। तो एनआईएस के बारे में आप सभी जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि एनआईएस के अंदर क्या कर सकते हैं। पहले मैं आपको एनआईएस क्या है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। एनआईएस जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। बेसिकली एनआईएस जो होता है 10th और 12th तक की जो हमारे जो सिटीजन हैं इंडिया के, वो अपनी 10th और 12th तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके, इसके लिए एनआईएस का सेटअप बनाया गया था गवर्नमेंट ने। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। यहाँ से कोई भी कैंडिडेट जो है वो अपना 10th और 12th की एजुकेशन कंप्लीट कर सकती है। एनआईएस में एडमिशन लेने के लिए कोई लिमिटेशन वैसे नहीं है। मिनिमम अगर कोई कैंडिडेट 14 साल का होगा वो एडमिशन ले सकता है। रेगुलर यहाँ स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी कैंडिडेट जो भी है, जॉब करता हुआ अगर कोई कैंडिडेट है, वो आराम से यहाँ पे अपनी जॉब के साथ साथ अपना एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर सकता है। बाकी जो ड्रॉप आउट्स कैंडिडेट हैं या फेलियर बच्चे जो हैं, वो भी यहाँ से अपना 10th और 12th तक का एजुकेशन कंप्लीट यहाँ से कर सकते हैं। इसका बहुत सारा क्वेश्चन इस तरीके से आता है, क्या 10th और 12th यहाँ से करने के बाद ये जो सर्टिफिकेशन इशू होता है वो क्या किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी अदर बोर्ड के अंदर अगर बच्चा एडमिशन लेना चाहे तो क्या एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है? तो बिल्कुल ये इसके जो सर्टिफिकेट हैं वो बिल्कुल हमारे जो स्टेट बोर्ड होते हैं, आपका यूपी बोर्ड होता है या सीबीएसई बोर्ड होता है या दूसरे अदर बोर्ड जो होते हैं, उनके इक्विवेलेंट ये इसकी वैल्यू रहती है। तो अगर कैंडिडेट यहाँ से 10th या 12th करता है तो वो किसी भी बोर्ड के अंदर अगर 10th किया हुआ है तो 12th में एडमिशन ले सकता है। इन केस अगर उसने 12th किया है तो वो आगे फर्दर किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। अगर वो इंजीनियरिंग, मेडिकल में जाना चाहता है तो आराम से उसका वहाँ पे एडमिशन हो जाता है। एनआईएस में एडमिशन लेने के लिए बेसिकली जो कैंडिडेट किस टाइप के आ रहे हैं, किस टाइप से मतलब है कि वो क्या फर्स्ट टाइम एनआईएस के अंदर विजिट कर रहे हैं या वो प्रीवियसली पहले भी एग्जाम दे चुके हैं किसी और बोर्ड के अंदर और वो यहाँ आके अपना 10th और 12th कंप्लीट करना चाह रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने स्ट्रीम डिवाइड की हुई है। स्ट्रीम 1 जो होता है वो बिल्कुल सिमिलर हमारा जो नॉर्मल एडमिशन होते हैं स्कूलों के अंदर, कि बच्चे ने पहले कभी भी एग्जाम नहीं दिया होता है, वो 9th करके आते हैं, 10th में आते हैं और या फिर 11th करके आते हैं और 12th का एग्जाम के लिए अपीयर होना चाहते हैं। तो उसी तरीके से है, यहाँ पे भी पहले एडमिशन ले लेगा कैंडिडेट 10th या 12th में। उसके बाद जब एग्जामिनेशन शेड्यूल होता है उस टाइम जो फॉर्म निकलते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म, वो फॉर्म वो भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद जब भी एग्जाम शेड्यूल होते हैं, डेट शीट आती है, बच्चा उस डेट पे अपना जो भी पेपर होता है वो जो डिफाइंड उनका एग्जाम सेंटर है वहाँ जाके एग्जाम दे देता है। आपका जो नॉर्मल स्कूल होता है उसमें साल में एक बार होते हैं, बट एनआईएस में एक एडवांटेज है कि यहाँ पे साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। अभी अप्रैल एग्जाम
मंथ के अंदर एग्जाम होते हैं और अक्टूबर के अंदर इनके एग्जाम होते हैं। करंटली जिन लोगों ने अप्रैल एग्जाम साइकिल के लिए एडमिशन कर दिया था, उनके लिए 21 नवंबर से एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हो गए हैं। तो आप जिन भी वीएलई के ने इसमें बच्चों का एडमिशन कराया हुआ है, वो आराम से आके यहाँ पे अपने जो भी कैंडिडेट हैं उनका एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं सीएससी सेंटर से। सेकेंडली, यहाँ पे एडमिशन भी ओपन है जो अक्टूबर 2025 के लिए ओपन है। ये 15 मार्च तक अभी ओपन रहेगा। तो कोई भी कैंडिडेट आपके पास इस तरीके का आता है, फेलियर होता है, ड्रॉप आउट होता है, तो आप उन कैंडिडेट को यहाँ पे स्ट्रीम 1 के अंदर एडमिशन करा सकते हैं। एग्जाम जो होगा वो अक्टूबर 2025 के अंदर इनका शेड्यूल हो जाएगा। सेकेंड स्ट्रीम इनकी आती है स्ट्रीम 2 करके आती है। इसके अंदर जो फेलियर बच्चे होते हैं, जैसे हमारे 2025 में किसी भी बोर्ड के अंदर अगर कैंडिडेट फेल हो जाते हैं, अगर वो नॉर्मल बोर्ड पे जाते हैं तो उनको काफी टाइम लगता है। नॉर्मल जो इनके एग्जाम होते हैं उसके साथ उनके फेलियर बच्चों के एग्जाम होते हैं, बट एनआईएस के अंदर अक्टूबर में ही एग्जाम हो जाता है। तो जो भी कैंडिडेट होते हैं जो अभी हमारे 2025 में फेल होंगे, उनके लिए ये जो स्ट्रीम है 1 मई से लेके 30 जून तक ओपन होगी। वहाँ पे वो एडमिशन ले सकते हैं और अक्टूबर में अपना एग्जाम देके दिसंबर तक इसका रिजल्ट आ जाता है। तो अगर कैंडिडेट 11th में एडमिशन लेना चाहता है 11th में ले सकता है। अगर 12th में लेना चाहता है तो 12th की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके लिए भी उसके पास बहुत सारा टाइम रहता है। स्ट्रीम 3 और 4 जो होती है ऑन डिमांड होती है। स्ट्रीम 2 में जैसे मैंने आपको बताया था फेलियर बच्चों के लिए होती है, सेम ऑन डिमांड वाली होती है। 3 10th क्लास के लिए होती है, 4th जो होती है 12th क्लास के बच्चों की, फेलियर बच्चों के लिए बेसिकली ये होती है। ये जो स्ट्रीम 3 और 4 है उसके अंदर जो स्ट्रीम 2 में बच्चे रह गए होते हैं वो यहाँ आके एडमिशन ले सकते हैं। आपको नाम से पता लग रहा होगा कि ऑन डिमांड मतलब बच्चा आएगा, वो खुद चूज करेगा कि उसको पेपर किस बिल के अंदर देना है। करंटली ये अभी 1 जनवरी के आसपास स्टार्ट होगा और मार्च तक ये चलेगा। डेट जनवरी से मार्च के बीच में आएगी। कैंडिडेट उन डेट्स को सिलेक्ट कर सकता है और अपना एग्जाम वहाँ पे जो भी डेट पे उसका डिसाइडेड है उसे सिलेक्ट किया उसमें जाके वो दे सकता है। एनआईएस में एडमिशन लेने का क्या क्राइटेरिया है? अगर 10th क्लास के लिए कोई बच्चा अप्लाई करना चाह रहा है तो उसके लिए उसका 14 साल का मिनिमम होना बहुत जरूरी है। अपर कोई भी लिमिट नहीं है। इनकेस 30, 40, 50, 60 साल का कोई भी कैंडिडेट है और 10th करना चाहता है वो यहाँ आके 10th कर सकता है। सेकंड, इसमें एक एजुकेशन डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि अपना जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, अगर हम अपनी पढ़ाई मानते हैं तो वो 10th से स्टार्ट होती है। 10th का जो डॉक्यूमेंट है वहाँ से ही हम फर्दर आगे क्या कर रहे हैं वो सारी चीजें हमारी डिसाइड होती है। तो यहाँ पे इनकेस 10th में बच्चा एडमिशन ले रहा है, प्रीवियस उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है, उस कंडीशन ये भी जो बच्चा है वो 10th के अंदर एडमिशन ले सकता है। हमारी जो वीएलई है वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन उस कैंडिडेट से ले लेंगे कि मेरी उम्र 14 साल से ज्यादा है और मैं 10th क्लास की पढ़ाई कर सकता हूँ। ये प्लेन पेपर पे लिखवाएंगे हमारे वीएलई और नीचे कैंडिडेट जो भी है इंटरेस्टेड उसके सिग्नेचर उस पर करा लेंगे। ये जो उन्होंने डिक्लेरेशन लिया है ये डिक्लेरेशन एक वैलिड एजुकेशन डॉक्यूमेंट के जैसे काम करेगा। इसके थ्रू भी कैंडिडेट जो है उनका रजिस्ट्रेशन एनआईएस के अंदर हो सकता है। जब वहाँ पे प्रीवियस क्वालिफिकेशन का एक ऑप्शन आता है फॉर्म भरते हुए, उसके अंदर वो नो स्कूलिंग सिलेक्ट कर लेगा और ये वाला जो एजुकेशन का डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे अपलोड कर देगा। 12th क्लास में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट का 15 साल से ज़्यादा का होना जरूरी है। अपर कोई लिमिट नहीं है जैसे 10th क्लास में नहीं है। कैंडिडेट का किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से 10th पास होना बहुत जरूरी होता है। इसके अंदर फी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि ये एक बहुत नॉमिनल फी है जो कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट होता है वो अफोर्ड कर सकता है, अपनी 10th एंड 12th की एजुकेशन कंप्लीट कर सकता है। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ गर्ल्स, बॉयज और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए फी स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ पे 10th क्लास के लिए 5 सब्जेक्ट के लिए
जो कैंडिडेट का बॉयज़ कैंडिडेट का जो फीस है वो 2340 रुपये है। कोई भी अगर फीमेल कैंडिडेट आती है तो उसका 1890 रुपये है। और अगर कोई भी SC ST या एक्स सर्विसमैन यहाँ पे आता है तो वो 1560 रुपये रहता है। ये जो फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है ये 5 सब्जेक्ट के लिए है। मेनली जो हमारे सब्जेक्ट लिए जाते हैं वो 5 ही लिए जाते हैं। इनकेस कोई कैंडिडेट है वो अगर एडिशनल कोई सब्जेक्ट लेना चाहता है उस कंडीशन के अंदर उसको 940 रुपीज़ पर सब्जेक्ट उसको एक्स्ट्रा देना होगा। टोटल वो 7 सब्जेक्ट ले सकता है, 10th हो या 12th हो। उसमें अगर 5 का है तो मैंने आपको जो अभी फीस स्ट्रक्चर बताया था वही होगा। एडिशनल अगर कोई भी ले लेगा कैंडिडेट तो उसका 940 पर सब्जेक्ट उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। सीनियर सेकेंडरी के लिए भी 2600 रुपये है, बॉयज़ के लिए 2150 रुपये फीमेल कैंडिडेट के लिए है और 1690 जो है वो SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगा। इसी तरीके से ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है ये है NIOS में एडमिशन लेने का फीस। और जब एग्जामिनेशन का टाइम आता है तो एग्जामिनेशन फीस जो होती है वो अलग से होती है। जैसा मैंने आपको स्ट्रीम 1 के लिए बताया था कि जो स्ट्रीम 1 होती है वो बिल्कुल हमारा जो एजुकेशन होता है, नॉर्मल एजुकेशन होता है, वो उसी तरीके से चलता है। तो जैसे हमारे स्कूल के अंदर होता है एडमिशन होगा, एग्जामिनेशन के जब फॉर्म आएंगे तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे, तो सिमिलर स्ट्रीम 1 भी उसी तरीके से है। अगर जब एग्जामिनेशन का टाइम आता है तो एग्जामिनेशन फीस जो होती है 300 रुपये पर सब्जेक्ट होती है थ्योरी के लिए। और अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अगर साइंस का सब्जेक्ट है तो मोस्टली उसके अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है तो एडिशनली 180 रुपीज़ उसको प्रैक्टिकल के लिए देना होगा। इसी तरीके से स्ट्रीम 2, 3 और 4 जो होती है इन स्ट्रीम के अंदर रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जामिनेशन फीस एक साथ ली जाती है। जो रजिस्ट्रेशन फीस का अमाउंट रहेगा 620 रुपीज़ होगा स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2 और ऑन डिमांड दोनों के लिए। एग्जामिनेशन फीस जो होगी वो स्ट्रीम 2 के लिए 300 रुपये पर सब थ्योरी सब्जेक्ट होगा जैसे स्ट्रीम 1 में होता था। एडिशनली 180 रुपीज़ उसका प्रैक्टिकल के लिए रहेगा। ऑन डिमांड में रजिस्ट्रेशन फीस जो होगी 620 रुपीज़ होगी पर सब्जेक्ट होगी। उसके 500 रुपये थ्योरी के पेपर के लिए होंगे और एडिशनली 200 रुपीज़ उसके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए होंगे। इसके अलावा जो स्ट्रीम 2 होती है उस 2 और ऑन डिमांड की स्ट्रीम्स होती हैं उनके अंदर QC भी लिया जाता है। QC का मतलब है अगर प्रीवियस बोर्ड में बच्चा जो है किसी सब्जेक्ट में पास है और उसके नंबर एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करवाना चाहता है NIOS के अंदर तो वो यहाँ पे 230 रुपीज़ देके पर सब्जेक्ट देके और अपना जो नंबर है जो प्रीवियस बोर्ड में उसके नंबर आए हैं वो बिना पेपर दिए हुए NIOS की मार्कशीट में चढ़वा सकता है। इन सर्विसेज के लिए हम BLEs को भी कमीशन देते हैं। जो भी फीस होती है उसका इसमें जो एडमिशन के लिए कमीशन होता है BLE का 60 रुपीज़ होता है और एग्जामिनेशन के लिए 44 रुपीज़ BLE कमीशन होता है अगर आप CSE वॉलेट इसका यूज़ कर रहे हैं उस कंडीशन के अंदर। जो स्ट्रीम 1 होती है उसके अंदर कैंडिडेट जो होते हैं उनको हार्ड कॉपी के रूप में बुक्स भी प्रोवाइड कराई जाती है जो NIOS की तरफ से भेजी जाती है। कैंडिडेट का जो भी पोस्टल एड्रेस होता है उसके ऊपर ये बाई पोस्ट आती है। उसके साथ साथ कैंडिडेट जैसे ही रजिस्ट्रेशन अपना कर लेता है उसका एक लॉगिन बन जाता है। उस लॉगिन के अंदर भी PDF फॉर्मेट के अंदर बुक्स अवेलेबल होती है। तो अगर बुक्स रिसीव होने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है तो वो PDF जो डले हुए हैं बुक्स के उनके थ्रू भी वो पढ़ सकता है। और ऑन डिमांड जो स्ट्रीम्स होती हैं उनके अंदर कोई बुक्स प्रोवाइड नहीं कराई जाती है बट जो बच्चे का लॉगिन होता है उसमें PDF फॉर्मेट के अंदर बुक्स अवेलेबल रहती है। NIOS में एडमिशन लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, कोई भी हमारे BLE भाई हैं जो भी बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं तो वो कैंडिडेट को बता सकते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और आप इन डॉक्यूमेंट को लेके आइएगा, तभी उस सीट के बाद आपका एडमिशन प्रॉपर्ली स्मूथली हो पाएगा। तो 10th क्लास के लिए 8th क्लास की मार्कशीट है, सेल्फ वेरिफिकेशन है, जैसा मैंने आपको बताया था कि वो प्लेन पेपर पे लिखवा सकते हैं कि मेरी उम्र 14 साल से ज़्यादा है, मैं 10th क्लास की पढ़ाई कर सकता हूँ। नीचे वो कैंडिडेट अपने सिग्नेचर कर देगा।
तो ये भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट के जैसे यूज किया जा सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। इन केस कभी कभी होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट रूरल एरियाज में बच्चों के पास नहीं है, उस कंडीशन में आधार कार्ड जो होता है उसके अंदर प्रॉपर बर्थ डेट ऑफ बर्थ उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। जो फॉर्मेट होता है डेट होना चाहिए, मंथ होना चाहिए, उनका ईयर होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट के अंदर कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में लिखा हुआ है तो वो भी एज ए बर्थ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो होता है उसकी जगह अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट SC ST OBC या किसी कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहता है तो वो अपना डॉक्यूमेंट भी कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है उसके अंदर अपलोड कर सकता है। कैंडिडेट के सिग्नेचर रिक्वायर्ड होते हैं और फोटोग्राफ उनके रिक्वायर्ड होते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि फोटोग्राफ जो हो कैंडिडेट का वो बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि ये जो फोटोग्राफ होती है कैंडिडेट के मार्कशीट सर्टिफिकेट के ऊपर आती है। तो इनकेस अगर ब्लर होगी या आपने प्रॉपर वे में नहीं खिंचवाया हुआ है तो या तो NIOS उसको रिजेक्ट कर देगा। जब तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे तब तक वो आपके सर्टिफिकेट और मार्कशीट इशू नहीं करेगा। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। दूसरा है जो सीनियर सेकेंडरी यानी 12th क्लास में बच्चे का एडमिशन लेने के लिए है 10th क्लास की मार्कशीट कंपलसरी है। बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन जैसे मैंने 10th क्लास के लिए बताया था, आप बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। आधार कार्ड में प्रॉपर डेट हो तो आप उसको भी लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, सिग्नेचर है और फोटोग्राफ कैंडिडेट की रिक्वायर्ड है। यहाँ एक और चीज बहुत क्वेश्चन ये आते हैं कि कैंडिडेट का एडमिशन तो करवा दिया हुआ है CSE सेंटर से, बट इसके अंदर बच्चा जो है एग्जाम देने कहाँ जाए। तो जब आप फॉर्म भरते हैं वहाँ पे आपको स्टडी सेंटर चूज करने का ऑप्शन आता है। NIOS स्टडी सेंटर इसलिए देते हैं क्योंकि इनकी जो क्लासेस होती हैं वो सिर्फ संडे को लगती है, जिससे हमारी इवनिंग की क्लासेस होती हैं जो संडे को ऑर्गेनाइज की जाती है। सेम उसी तरीके से इसकी भी जो NIOS की क्लासेस है वो भी संडे को शेड्यूल किया जाता है। तो ये जो एग्जामिनेशन सेंटर है ये हो सकता है जो आपके पास डिस्ट्रिक्ट के अंदर लिस्टिंग आ रही है उन्हीं में से कोई एक एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे बन जाता है। आपको मैंने NIOS के बारे में पूरी जानकारी दे दी हुई है। इनकेस आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप चेक बॉक्स में लिख दीजिएगा। लेकिन एक दो चीजें मैं अपने VLE की तरफ से आपसे क्वेश्चन रेज करता हूँ, उसको आप रिप्लाई कर दीजिएगा। मैम इसमें कोई एज क्राइटेरिया है? किस नहीं, मिनिमम है 10th क्लास के लिए 14 ईयर होगा और 12th क्लास के लिए 15 ईयर होगा। मतलब 14 साल का बच्चा है तो वो 10th कर सकता है और 15 साल का बच्चा है तो 12th कर सकता है। अगर इससे एज ओवर ज्यादा हो मैम 20 प्लस हो तो भी क्या वो कर सकते हैं? हाँ, मिनिमम जो एज क्राइटेरिया अपर एज लिमिट नहीं है इसके अंदर। अच्छा मैम, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपने अभी PPT में दिखाया था वो हमारा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है मैम। जी बिल्कुल। और उसका फी स्ट्रक्चर आपने दिखाया था वो एज इट इज है मैम। मैम क्या ये पॉसिबल है कि यस मैम ये NIOS का प्रिस्क्राइब किया हुआ फी स्ट्रक्चर है। अच्छा मैम ये पॉसिबल है कि जो अभी प्रेजेंटेशन का पार्ट हमारा ये रहा है स्लाइड, क्या ये हम VLE को भी उपलब्ध करा सकते हैं? ये बिल्कुल करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है मैम, तो मैं ये PPT हमारे साथ आप शेयर कर दीजिएगा। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स के माध्यम से अपने VLEs को भी पूछ सकते हैं। अगर हमारे कुछ VLE अभी क्वेश्चन रेज करते हैं तो हम उनसे पूछेंगे मैम। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैम आप जो अभी हमारे सामने ओपन है PPT, ये देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है अपने डिजिटल सेवा पोर्टल जो है डिजिटल सेवा.in है, हमारी VLE वहाँ जाएंगे। एजुकेशन के अंदर ऑनलाइन एडमिशन करके एक ऑप्शन डला हुआ है। ऑनलाइन एडमिशन अगर सर्च करेंगे डिजिटल सेवा पोर्टल पे तो ये NIOS की साइट पे उसको लेके जाएगा। वहाँ पे जो होगा कैंडिडेट VLE जो हमारे होंगे वो एडमिशन पे क्लिक करेंगे, वहाँ से उनको स्ट्रीम 1 के लिए ऑप्शन मिलेगा या स्ट्रीम 2 के लिए मिलेगा। ऑन डिमांड के लिए उन्होंने एक अलग टैब दिया हुआ है। ऑन डिमांड पे क्लिक करेंगे वो तो उनका स्ट्रीम 3 और 4 जो ओपन होगा, जिस साइकिल के लिए ओपन होगा वो वहाँ पे उसको शो कर जाएगा। जैसे स्ट्रीम 1 के लिए है तो उसने स्ट्रीम 1 पे क्लिक किया हुआ है। वहाँ से उससे कुछ बेसिक डिटेल्स जो होती है कैंडिडेट की वो मांगी जाती है कि वो किस कोर्स के लिए लेना चाहता है
और किस स्टेट से है, उसका नाम वगैरह क्या होता है वो मांगा जाता है। नेक्स्ट पेज पे जब वो जाता है तो इससे ईमेल आईडी, फादर नेम और कैंडिडेट का नाम वगैरह जो प्रीवियसली उसका आया हुआ था वो तो फिर वहाँ पे आता है। एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि जब ये कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनका जो ईमेल आईडी है और फोन नंबर वो उस टाइम उस कैंडिडेट के पास होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म जब फिल करते हैं तो 2 OTP आते हैं वेरिफिकेशन के लिए, एक ईमेल पे आता है और एक फोन पे आता है। जब दोनों मैच हो जाते हैं तभी वो आगे का प्रोसेस देता है। तो रियली जो होते हैं वो ध्यान रखें कि जो भी कैंडिडेट आता है उनके पास ये दोनों चीजें रजिस्ट्रेशन के टाइम होनी चाहिए। ईमेल आईडी बेसिकली वो इसलिए वेरीफाई कराते हैं क्योंकि NIOS में कैंडिडेट का जो यूजर नेम बनता है वो इनका ईमेल आईडी बनता है। पासवर्ड जो होता है वो वहीं से ऑटो जनरेटेड एक पासवर्ड आता है जिसको भी उसको चेंज भी कर सकता है। तो इस कारण से ये चीजें होती है। फर्दर उनका नॉर्मल डिटेल्स वहाँ मांगा जाता है, कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह जो बाकी की चीजें होती हैं वो सारी होती है। 3-4 पेज का ये उनका फॉर्म होता है जिसको कैंडिडेट BLE को उसको फिल करना होता है कैंडिडेट के लिए। एंड पेमेंट के ऑप्शन के लिए वहाँ पे CSC वॉलेट भी हमारा अवेलेबल है। तो जितने BLE भाई हमारे ये देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप CSC वॉलेट को ही करिएगा, सिलेक्ट करिएगा। पेमेंट मोड आप CSC वॉलेट ही लीजिएगा, क्योंकि कभी भी आपको किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम्स आती है तो हम आपका जो है ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ पे पेंडिंग है और क्या हम आपकी कितनी मदद कर सकते हैं। इनकेस अगर आपने बाकी के पेमेंट ऑप्शन अगर आपने सिलेक्ट कर लिए तो आपका कोई भी डिटेल हमारे पास नहीं आता है और उस कंडीशन में हम NIOS के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते। तो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जब भी कैंडिडेट का NIOS में करते हैं तो CSC वॉलेट को यूज करिए। मैम एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारा कोई एक कैंडिडेट है, उसने 2015 में हाई स्कूल किया था और उसके बाद एक लंबा उसका अपने कुछ पर्सनल रीजन की वजह से वो 3 साल वो नहीं कर पाया इंटर। तो उस कंडीशन में अगर NIOS के माध्यम से वो इंटर में एडमिशन लेना चाह रहा है तो वो जो गैप है 2 से 3 साल का, उसके लिए कोई चैलेंज नहीं आता या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट तो नहीं लगता मैम, या कुछ रजिस्ट्रेशन के समय? एक क्वेश्चन इसमें और भी है मैम इसी से मिलता जुलता, क्या एडिशनल एडमिशन के दौरान कोई ऐसा एडिशनल डॉक्यूमेंट लगता है जो हम BLE को बता सके? नहीं, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं वही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। एंड अगर जैसे आपने बोला कि गैप आ गया हुआ है तो वो आराम से एडमिशन नेक्स्ट क्लास के अंदर ले सकता है। 12th क्लास में आराम से एडमिशन ले सकता है, उसमें कोई इशू नहीं होता है। प्रीवियसली वो ईयर वगैरह सब कुछ वहाँ पे मांगते हैं, वो अपना जो भी ईयर है वो वहाँ पे मेंशन कर दे और जो डॉक्यूमेंट है वो अपने वहाँ पे एडमिशन पे अप्रूव कर दे। एक्चुअली हमारे साथ जो हमारे BLE हैं इसमें बहुत सारे BLE मैम यूपी में ऐसे भी हैं जो उनका खुद का भी स्कूल चल रहा है या उनके परिवार में किसी का स्कूल चल रहा है, तो वो जो कोचिंग सेंटर भी हमारे बहुत सारे BLEs चलाते हैं। एकेडमी तो हमारे साथ है ही है मैम, जो हम एकेडमी हमारे इसमें 1200 के करीब एकेडमी पूरे यूपी में। तो हम ऑलरेडी मैम अगर हमारे जो BLE हैं जो इसमें हमको सुन रहे हैं, अच्छा एक सवाल मैम ये मैं पूछ सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर कि क्या ये NIOS को हमारा BLE अपने लिए एक सोर्स ऑफ अपने लाइवलीहुड का एक वो बना सकता है, एक सोर्स बना सकता है, अपने सोर्स ऑफ इनकम का एक माध्यम बना सकता है NIOS में कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन के लिए? क्या वो अपने लोकल स्तर पर इसकी ब्रांडिंग कर सकता है? लोगों को मतलब जब तक आप एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे लोग जान नहीं पाएंगे कि NIOS होता क्या है। हो सकता है बहुत सारे BLE जो हमारे साथ जुड़े हैं वो पहली बार NIOS के बारे में सुन रहे हैं, उनको शायद इस बारे में भी ये सुनने कि CSC के द्वारा NIOS में भी एडमिशन का ये एक प्रोसेस है कि जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं स्कूल किसी भी कारण की वजह से, वो हमारे साथ जुड़कर वो NIOS के माध्यम से अपनी स्कूलिंग पूरी कर सकते हैं। तो इसमें हमें बहुत सारे इस समय यस मैम ये जो हमारा इनके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है वो ऐसे जितने भी हमारे CSC सेंटर हैं वो सारे के सारे NIOS के फैसिलिटेशन सेंटर है। सिर्फ NIOS ने CSC को ही ये ऑथराइज किया गया है कि वो अपने सेंटर के बाहर एक बोर्ड लगा सकती है और उस पर लिख सकती है कि हम ऑथराइज फैसिलिटेशन सेंटर है NIOS के। तो उसमें कोई इशू नहीं है, लीगली हम ये चीज कर सकते हैं। ब्रांडिंग के लिए हमारे BLEs जो है
वो अगर लोगो यूज करना चाहते हैं एनआईएस का तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके। अच्छा मैम, एक जो सवाल सबसे बेसिक सवाल है जो हमारे वीएलईज का, हो सकता है अभी हमें कोई उस तरह से क्वेश्चन नहीं आया है कि जिसे हम हाईलाइट कर सके। हमें बलराम जी, दीवान जी और सुनील कुमार शाह ने कमेंट किया है, लेकिन उन्होंने अपनी सीएससी आईडी बताई है अलग अलग जिलों से, गोरखपुर से। मैम एक सवाल जो हमारे वीएलईज का हो भी सकता है और जो हमारे कैंडिडेट होंगे कि एनआईएस के माध्यम से जो बच्चे को सर्टिफिकेट मिलेगा इंटर की या हाई स्कूल की, उसकी वैलिडिटी क्या है? उसको हम किसी भी जहां पर भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी सरल भाषा में मान्यता क्या है? देखो सज्जाद, ये इसका जो मान्यता है वो बिल्कुल, अगर आपका यूपी बोर्ड से अगर कोई कैंडिडेट आता है या सीबीएसई बोर्ड है या अदर जो बोर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, अगर कैंडिडेट आता है, उनकी जितनी मान्यता है उस सर्टिफिकेट की, सिमिलर मान्यता एनआईएस के सर्टिफिकेट की भी है। यहाँ से अगर बच्चा 10th करके आता है, वो कहता है कि नहीं मुझे अब एनआईएस से नहीं करना है, मुझे यूपी बोर्ड से करना है या मुझे सीबीएसई बोर्ड के अंदर जाना चाहता है, तो वो यहाँ आके आराम से अपना एडमिशन 12th क्लास में किसी भी बोर्ड में ले सकता है। फर्दर जैसे अगर उसने 12th कर लिया हुआ है, उसको अगर नीट या जेईई का एग्जाम देना है, वो सिलेक्ट हो जाता है वहाँ पे और मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको एडमिशन लेना है, तो वो आराम से उसको एडमिशन ले सकता है, कोई इसमें इश्यू नहीं होता है। इनफैक्ट अगर वो फॉरेन जाके, बाहर जाके भी हायर स्टडीज के लिए जाके अपना करना चाहता है कोई भी स्टडी, तो वहाँ पे भी ये मान्यता इसकी रहती है। इसमें मान्यता में कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ओपन स्कूल है। जैसे अपने काफी सारे स्टेट के अंदर है कि स्टेट के ओपन स्कूल होते हैं जिनकी पूरी मतलब उस स्टेट के अंदर पूरी मान्यता रहती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसके कारण इसका ऑल ओवर इंडिया भी है और अगर बाहर भी कहीं जाते हैं तो उसकी भी मान्यता है। मैम एक सवाल आया है बलराम यादव का कि क्या कोई कैंडिडेट है जो उसने बहुत साल पहले यूपी बोर्ड किया था और उसका मार्क्स कम था, तो क्या वो दोबारा इसका एनआईएस में हाई स्कूल कर सकता है? मैम हाँ, कर सकता है, कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने ऑन डिमांड का ऑप्शन बताया था, ऑन डिमांड में जाके वो कर सकता है। जो भी पेपर उसके होते हैं वो उसके ऑन डिमांड के अंदर जाके दे सकते हैं। अच्छा मैम, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। एक्चुअली हमारी लाइट भी यहाँ चली गई है। मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगा मैम। इसमें अभी बातचीत में आपने कहा था कि ये साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो एनआईएस के एग्जाम, यूपी बोर्ड के एग्जाम और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम, अगर हम तीनों को एक तराजू पे रखें तो कौन ज्यादा चैलेंज करेगा, कौन ज्यादा इजी है, और उसकी पासिंग जो क्राइटेरिया है या जो भी स्कोरिंग है वो किसमें ज्यादा रहा है? देखिए, एनआईएस का जो सेटअप किया गया है वो उसको ध्यान में रख के किया हुआ है। इनके क्वेश्चन पेपर आते हैं या इनके सिलेबस अगर आप देखेंगे तो वो उन बच्चों को ध्यान में रख के किया हुआ है कि ये कैंडिडेट या तो ड्रॉप आउट होते हैं या फिर ये कैंडिडेट जो होते हैं ये फेलियर बच्चे होते हैं, तो उनका जो स्टैंडर्ड होता है, जो उनका लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग इनका सिलेबस वगैरह और इनके एग्जामिनेशन का इन्होंने पैटर्न रखा गया है। एक क्वेश्चन और आया है मैम सर, यदि किसी स्टूडेंट ने किसी एक सब्जेक्ट में नंबर कम है तो वो एक सब्जेक्ट से 12th कर सकता है एनआईएस में? देखिए, अगर वो सिंगल सब्जेक्ट से अगर करता है तो उसके पास 2 बोर्ड की मार्कशीट रहेगी, बट सर्टिफिकेट किसी भी बोर्ड का नहीं रहेगा। तो अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना कंपलसरी होता है कहीं भी फर्दर एडमिशन लेने का। इन केस वो एडिशनल उसके अंदर रखना चाहता है अपना पेपर और कहीं पे भी एडिशनल सब्जेक्ट को शो करना चाहता है तो वो उसको सिंगल पेपर दे सकता है। बट इन केस उसको प्रॉपर एक अपना सर्टिफिकेशन चाहिए है तो उस कंडीशन में जो इनका क्राइटेरिया है एनआईएस का ऑन डिमांड के अंदर या फेलियर स्ट्रीम में, वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर यूपी बोर्ड से है कोई भी कैंडिडेट तो उसका एक पेपर एग्जाम हो जाएगा, एक पेपर की वो डीओसी ले सकता है और बाकी के पेपर जो होंगे वो उसको देने पड़ेंगे। सिमिलर अगर सीबीएसई बोर्ड से कैंडिडेट है, उस कंडीशन में जो कैंडिडेट है उसके 2 पेपर एग्जाम हो जाएंगे, बाकी पेपर उसको देंगे। तो ये इनका एक प्रोसेस चलता है। एक सवाल आया है मैम, राम कुमार जी, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि एग्जाम सेंटर कितनी दूर होगा फॉर रूरल गर्ल्स, जो गांव की लड़कियां हैं उनके लिए अगर एग्जाम सेंटर होगा
तो वो कितना दूर होगा, वो जानना चाह रहे हैं। देखिए विद इन डिस्ट्रिक्ट इनके होते हैं, और एनआईओएस के अंदर क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेज होते हैं, केंद्रीय विद्यालय वगैरह होते हैं, ये सारे स्कूल एनआईओएस के साथ टाई अप होते हैं। और मुझे लगता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर विलेज के अंदर या ब्लॉक के अंदर इनके एनआईओएस के कोई सेंटर जरूर होते हैं। तो ज्यादा कैंडिडेट को जो है ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है इसमें। सर एग्जाम का तरीका क्या रहेगा, एग्जाम ऑनलाइन होगा या पत्राचार जैसे होगा? देखिए बिल्कुल वही, हाँ बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमारे स्कूल में होता है। कॉपी पेन के साथ होता है, उनमें कॉपियां डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, पेपर जो आता है वो रहेगा, वही वो लिखेंगे उसको क्वेश्चन आंसर, एंड वो वैसे ही सबमिट होगा जैसे हमारे नॉर्मल स्कूल में होता है। तो पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा जैसे नॉर्मल हमारे बोर्ड का होता है। इसके अलावा कोई और सवाल नहीं है मैम? अगर कोई सवाल आता है तो वो चीजें मैंने समझ ली है, मैं चीजों को टैकल करूंगा। अगर मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत रहेगी तो मैं आप तक आऊंगा मैम। थैंक यू सो मच मैम, आज आपने समय दिया आज के सेशन के लिए मैम। मैं कोशिश करूंगा कि एनआईएस में हम अपने बीएलई को आज के सेशन में जागरूक कर किया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम उनके साथ डायरेक्ट भी कनेक्ट होकर उनको हम सर्विस के बारे में बताएंगे मैम। जरूरत पड़ी तो हम आपसे सपोर्ट लेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने समय दिया। आज के सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।